26 जुलाई 1943 अपने B-17 रूथी 2 के कॉकपिट में बैठे हैं सह पायलट सेकंड लेफ्टिनेंट जॉन मॉर्गन और उनके अच्छे मित्र कप्तान रॉबर्ट कैम्पबेल। वो 120 बम वर्षा के समूह में जर्मनी पर हमला करने जा रहे हैं, पर वो अभी उत्तर सागर पार ही कर पाए थे कि मॉर्गन के सामने दुश्मन दिखते हैं। दुश्मन 12 बजे की दिशा में बहुत सारे हैं। 150 से ज्यादा जर्मन लड़ाकू उनकी ओर झुंड में आ रहे हैं। तैयार हो साथियों। पायलटों के पीछे इंजीनियर स्टाफ सार्जेंट टायर वीवर ऊपरी बुर्ज में चढ़ते हैं और अपनी बंदूकें निशाने पर लगाते हैं। दुश्मन सीधे और समांतर फ्लाइंग फोर्ट्रेस की ओर उड़ते हैं। ये सबसे अच्छा एंगल है बंदूकों से छिपने का। दाईं ओर की चेक गन पर तैनात सेकंड लेफ्टिनेंट कीथ कॉस्के दुश्मन की दिशा चिल्लाकर बताते हैं दुश्मन 1 बजे पर, और वो सबसे पहले गोली चलाता है। FW-190 अपनी 20 mm तोपे और मशीन गन दागते हैं और जर्मन गोले आसमान चीरते हुए सीधा रूथी 2 के कॉकपिट की ओर बढ़ते हैं। मॉर्गन झटके से पीछे हटते हैं जब दुश्मन की गोलाबारी उनकी ओर आती है। वीवर दर्द से चिल्लाता है जब 20 mm का गोला बाएं कंधे पर लगता है, पर एक गोली सीधा कप्तान कैम्पबेल के सर पर जा लगती है। FW-190 ने क्षतिग्रस्त B-17 को पीछे छोड़ते हुए उसके धड़ पर गोलियों की बौछार कर दी। चलो चलो। जैसे ही वो B-17 के बॉक्स फॉर्मेशन से गुजरते हैं, ऐसा लगता है पूरा फॉर्मेशन जीवित हो उठा है। गनर गरजते जर्मन विमानों पर निशाना साध रहे हैं। फ्लाइट डेक पर मॉर्गन स्तब्ध है जब वो कॉकपिट के अंदर की तबाही और भयानक दृश्य देखता है। वो अपने कप्तान को देखता है जो सर में घाव के साथ उसके बगल वाली सीट पर बेजान पड़ा है। मॉर्गन अब अकेला है। पूरे दल को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है। क्या हमें गोली लगी? वो बहुत सारे हैं। कप्तान में गोली लगी है, पर मैं संभाल लूंगा। वो कंट्रोल्स को पकड़ता है और अपने फोर्ट्रेस को फॉर्मेशन में लाता है, पर अचानक वो चौंकता है जब योग उसके हाथों में हिलता है। मॉर्गन को कंट्रोल हिलते महसूस होते हैं जब बॉम्बर बाईं ओर झुकता है। वो संभालता है और कप्तान की तरफ देखता है। हैरानी से सिर में गोली लगने के बावजूद कैम्पबेल सीधा बैठा है और सतर्कता से विमान संभाल रहा है। ये अच्छा नहीं है। जैसे ही FW-190 फोर्ट्रेस की तरफ तेजी से आते हैं, कैम्पबेल दाईं ओर झुका देता है। ये वो नहीं जो उसे करना चाहिए। इस पैंतरे से वो फॉर्मेशन से बाहर हो जाते हैं। क्या कर रहे हो? फॉर्मेशन में रहो, अकेले रहने पर हम मर जाएंगे। कैम्पबेल जवाब नहीं देता, बल्कि विमान उड़ता रहता है। उसके दिमाग को गंभीर चोट लगी है, उसकी खोपड़ी टूट गई है और खून बाहर आ रहा है। वो मॉर्गन को नहीं सुनता और सहजता से चलता रहता है और BF-109 B-17 पर हमला करते हैं और कैम्पबेल विमान को एक और आक्रामक चाल में घसीटता है। पीछे गनर्स जान बचाने के लिए पकड़ बनाए रखते हैं। फर्श पर गोलियों के खाली खोल बिखर रहे हैं और वो लगभग अपना संतुलन खो देते हैं। क्या कर रहे हो? भारी मशक्कत के बावजूद वो अपनी बंदूकें निशाने पर रखते हैं और दुश्मन पर जितनी हो सके गोलियां बरसा रहे हैं। चलो चलो, उसे लगी है। आगे की ओर कॉस्के अपनी मशीन गन का ट्रिगर दबाए रखता है जबकि निशाने हर तरफ से आ रहे हैं। इंटरकॉम पर बचने की लड़ाई में सभी फोन करने में लगे हैं। अचानक वो बुर्ज गनर टायर वीवर को अपने पास गिरते और फर्श पर बेहोश देखता है। कॉस्के तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे पता चलता है कि वीवर का बायां हाथ उड़ चुका है और खून तेजी से बह रहा है। वीवर, होश में रहो। वो जितना मदद कर सकता था करता है, पर वो जानता है कि चोटें बहुत गंभीर हैं और वीवर इंग्लैंड वापसी के 4 घंटे तक नहीं टिक सकता। और वीवर खुद भी जानता है वो कमजोर है और भयंकर दर्द में है। वो कॉस्के का ध्यान खींचता है। वो पहले खुद को इशारा करता है, फिर हैच की ओर। वो कूदना चाहता है। कॉस्के दुविधा में है। अगर वीवर कूदने में बच भी जाए तो कोई गारंटी नहीं कि जर्मन उसे मरने नहीं देंगे, पर उसे समझ आता है कि ये इकलौता मौका है। 9 बजे निचले फाइटर्स मुझे दिख नहीं रहे, वो बहुत तेज है। बाहर फाइटर का कोहराम जारी है और मशीन गनों की आवाजें गूंज रही हैं जब दुश्मन रफ्तार से गुजरते हैं। एक BF-109 रूथी 2 के साथ गोलियों की बौछार करता है जो पतली धातु में फटती है और धड़ के अंदर छर्रे फैला देती है। इसके नुकसान से पूरे विमान का इंटरकॉम फेल हो जाता है, पर और बदतर विमान के पिछले हिस्से की ऑक्सीजन सप्लाई में छेद हो गया है।
कॉकपिट में मॉर्गन अभी भी कंट्रोल से जूझ रहा है और B-17 को फॉर्मेशन में रखने की कोशिश कर रहा है। वो कैम्बेल के अस्तंग निर्देशों को रोकने की कोशिश कर रहा है, फॉर्मेशन में पर ये काम नहीं कर रहा। विमान लगातार फॉर्मेशन से दूर होता जा रहा है। मॉर्गन को कमांड का भार महसूस हो रहा है। अगर उसे अपने लोगों को बचाना है तो उसे कप्तान को कंट्रोल से हटाना होगा। वो घायल कप्तान को योग से दूर खींचने के लिए आगे बढ़ता है। कैम्बेल में अभी भी ताकत है, वो विरोध करता है। कंट्रोल मुझे दीजिए सर। मॉर्गन खींचने की कोशिश में है, पर कैम्बेल हिलता नहीं। एक हाथ से वो मुट्ठी बनाता है और मॉर्गन के सीधे चेहरे पर मुक्का मारता है। मॉर्गन स्तब्ध, क्रोधित और निराश है। रॉबर्ट प्लीज। रॉबर्ट कैम्बेल समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। अपने घायल दिमाग के किसी कोने में वो अभी भी कमांड में है और अपने क्रू की जान के लिए लड़ रहा है। गुस्से से वो मॉर्गन को बार बार मुक्के मारता है। मुक्के की बौछार उसके सर और धड़ पर लगती है। रॉबर्ट प्लीज मुझे कंट्रोल दो। पर कैम्बेल अड़ा रहता है। वो मॉर्गन की आंख पर मारता है, फिर जबड़े पर एक और मुक्का। मॉर्गन अपना सिर और बाहें ढकता है और कैम्बेल से जितना हो सके दूर हटता है, पर तभी उसे दिखाई देता है कि गुस्से में कैम्बेल ने कंट्रोल संभालना बंद कर दिया है। दर्दनाक मुक्के सहते हुए मॉर्गन योग को पकड़ता है और विमान को वापस फॉर्मेशन की ओर मोड़ने लगता है। इसी बीच विमान के नाक में कॉस के वीवर के पैराशूट को कस रहा होता है, जो तेजी से बेहोश हो रहा है। वो हैच खोलता है और ठंडी हवा का झोंका उसे लगता है। नीचे देखने पर उसे एक जर्मन शहर दिखाई देता है। वो वीवर को आगे करता है और पैराशूट का रेप कॉर्ड उसके हाथ में थमा देता है, पर बेहोशी की हालत में वीवर इसे जल्दी खींच लेता है और पैराशूट फर्श पर गिर जाता है। नहीं यार। कॉस के स्तब्ध है। वीवर इस शहर को चूक नहीं सकता, वरना उसके बचने की उम्मीद भी खत्म। समय समाप्त होता देख कॉस के पैराशूट को उठाता है और वीवर की बाह के नीचे दबाकर उसे विमान से ढकेलता है। प्रार्थना करता है कि वो खुले और उसका दोस्त बच जाए। पीछे गनर्स लड़ते रहते हैं, पर लीक हो रही ऑक्सीजन टैंक खाली हो रहे हैं। उन्हें हाइपोक्सिया के शुरुआती लक्षण महसूस होते हैं। उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो रही है। उनके निशाने चूक रहे हैं और उन्हें नींद आने लगी है। ये क्या है? ऑक्सीजन नीचे उतारो। ऑक्सीजन खत्म हो गई है। पर इंटरकॉम के बिना उनके सुने जाने की कोई उम्मीद नहीं। उनकी नजर धुंधलाती है और संतुलन बिगड़ता है, पर वो अपनी मशीन गनों पर बने रहते हैं। धुंधले दिख रहे विमानों पर फायरिंग करते हैं, पर एक एक करके वो ढेर हो जाते हैं। आखिरी वेस्ट गनर टूटे इंटरकॉम पर आखिरी बार ऑक्सीजन की गुहार लगाता है, इससे पहले कि सब अंधेरे में डूब जाएं। बॉम्बे के पीछे हर कोई बेहोश हो चुका है, सिवाय बॉल बुश गनर के, जो लड़ता रहता है ऊपर क्या हो रहा है उससे अनजान। ये लो कमीनो। जर्मन अपनी आखिरी गोला बारूद अमेरिकियों पर खाली करते हैं। B-17 कांपने लगता है जब जर्मन हमला रोक कर दूर जाते हैं, पर कॉकपिट में लड़ाई जारी है। मॉर्गन एक अथक कैम्बेल से लगातार चोट खा रहा है। उसके शरीर पर चोट नजर आने लगी है और उसे एहसास है कि वो अब नहीं झेल पाएगा। मजबूरी में मॉर्गन हमला करता है कैम्बेल की बाह को रोकने की कोशिश में, पर वो असफल है और कैम्बेल सीधा मॉर्गन के मुंह पर मुक्का मारता है। उसे कुछ ढीला सा लगता है और वो थूकता है। एक दांत है। वो इस हालत में उड़ नहीं सकता। दो गुने जोश में वो कैम्बेल की ओर बढ़ता है और ऑक्सीजन मास्क पकड़ लेता है और उसे फाड़ने ही वाला होता है, पर वो नहीं करता। मॉर्गन पकड़े रहता है, विकल्पों को तलाशता हुआ। अगर वो फाड़ देगा तो लड़ाई खत्म होगी और वो बाकियों को बचा पाएगा, पर उसका दोस्त मर सकता है। पर फैसला उससे छिन जाता है जब कैम्बेल मॉर्गन की बाह को अपने चेहरे से ढकेलता है और अपना निरंतर हमला जारी रखता है। जब पायलट और को पायलट कंट्रोल के लिए लड़ते हैं, B-17 डगमगाता है और रास्ते से भटक जाता है। आखिरकार खून की कमी और थकावट से कैम्बेल कमजोर पड़ता है और मॉर्गन उसे दबोच पाता है। वो भारी सांस लेता है जब कैम्बेल अभी भी उसकी पकड़ में छटपटाता है। शायद वो सबको घर वापस ले जा पाएगा, पर तभी जब वो B-17 को सीधा और समतल करके फॉर्मेशन में वापस लौटता है, वो आगे आसमान में रुई जैसे काले धमाके देखता है। गोलाबारी है। बमबारी मिशन अभी भी जारी है। धमाके पूरा फॉर्मेशन हिलाते हैं। छर्रे फोर्ट्रेस को चीरते हैं। जैसे ही वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, मॉर्गन महसूस करता है कि रूथी 2 छर्रों की लहरों से हिल रही है जो धड़ में टकरा रही है। इस बीच कैम्बेल अभी भी छटपटाता है, पर मॉर्गन उसे दबोचे हुए है। जब उसे लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उसे दूर से और जर्मन विमान दिखाई देते हैं।
दुश्मन 8 बजे ऊपर। वो इंटरकॉम पर रिपोर्ट करता है, पर उसे पता नहीं कि इंटरकॉम खराब है। दुश्मन 8 बजे ऊपर से। डर में देखता है कि ऐसे दुश्मन फाइटर अपनी ही गोलाबारी नजरअंदाज करते हुए उसकी बाईं ओर से आ रहे हैं। उनकी बंदूकें चमक उठती हैं। मॉर्गन को अपने विमान पर और प्रहार महसूस होते हैं। गोलियां पंखों को भेदती हैं और एक फ्यूल टैंक में छेद करती हैं, जिससे गर्म इंजनों के पास ईंधन गिरता है। बम गिराने का लक्ष्य नजदीक है, पर इंटरकॉम के बिना बम्बार्डियर को संकेत देने का कोई तरीका नहीं। पर बम्बार्डियर तैयार है। शायद इंटरकॉम खराब है, पर मैं वो बम गिरा रहा हूँ। वो पहले से ही बम साइट की जांच कर रहा है। उसके पास सामान्य रूप से विमान का नियंत्रण नहीं, पर वो नीचे हजारों फीट के धुएं के गोले देखता है और जितना हो सके उतने बम गिरा देता है। बम गिरा दिए। मॉर्गन B-17 का उठाव महसूस करता है बम छूटते ही। यकीन नहीं होता, हर चीज के बावजूद उन्होंने मिशन का लक्ष्य पूरा किया और B-17 घर की ओर मुड़ जाते हैं। वो हैरान है कि विमान उड़ रहा है, पर रूथी 2 अभी भी कंट्रोल्स का जवाब दे रहा है। जर्मन विमान उनका पीछा और परेशान करते हैं। फोर्ट्रेस पर पीछे से गोलाबारी करते हैं। पीछे के गनर्स के बिना रूथी 2 बिना जवाबी फायर के गोली खा रही है। सब कहाँ है? मॉर्गन सोचता है कि उसका क्रू कूद गया और उनके पीछे पर विचार करता है, पर वो कैम्बल या विमान में मौजूद किसी को छोड़ नहीं सकता। जर्मन गोला बारूद खत्म होने पर वापस मुड़ जाते हैं। बॉल बोर्ज और नाक वाले हिस्से में बचे गनर्स एक और घंटे तक सतर्क रहते हैं, जब तक इंग्लिश चैनल का सुंदर नजारा दिखाई नहीं दे जाता। हम ये कर लेंगे। लड़ाई खत्म हुई। कॉस्की एक पल के लिए सांस लेता है, खुद को शांत करता है। पायलटों की स्थिति जांचने से पहले वो जो देखता है उसके लिए तैयार नहीं है। फ्लाइट डेक खून और विनाश का एक डरावना दृश्य है। मॉर्गन कॉस्के की आंखों में देखता है। उसे देखकर उसे गहरी राहत मिलती है। मॉर्गन जल्दी सब समझाता है और कॉस्के को विश्वास नहीं होता। विमान उतारने के लिए मॉर्गन को पायलट की सीट पर बैठना होगा। मदद करो कैम्बल को सीट हटाने में। वो कैम्बल को हटाना शुरू करते हैं। वो रोकता है, पर उन्हें रोकने के लिए कमजोर है। सावधानी से काम करते हुए क्रू को उसे सीट से हटाकर नेविगेटर की पोजीशन में ले जाने में आधा घंटा लगता है। अब मॉर्गन के पास अपने दोस्त को बचाने के लिए वक्त बहुत कम है। वो जितना हो सके नीचे जाता है और नजदीकी मित्र हवाई अड्डे की ओर बढ़ता है। कैम्बल को बचाने के लिए विमान को जल्दी से नीचे लाने से हवा क्रू के लिए सांस लेने लायक हो जाती है, बिना मास्क के। और इस तरह मॉर्गन की जानकारी के बिना विमान के पिछले हिस्से में एक चमत्कार होता है। लगभग 2 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के रहने के बावजूद पीछे के चारों प्रभावित लोग होश में आ जाते हैं। कुछ ठंडी चोटों के अलावा सभी लोग ठीक हैं। इस भयानक मिशन की शुरुआत के लगभग 3 घंटे बाद मॉर्गन रूथी 2 को इंग्लैंड में सुरक्षित उतार देता है। उसने विमान में सभी लोगों की जान बचा ली, सिवाय एक के। दुर्भाग्यवश पायलट रॉबर्ट कैम्बल उतरने के सिर्फ 1 घंटे बाद अपनी चोटों के कारण चल बसे। हैरानी से वीवर भी बच गया। कॉस्के की मदद से, जिसने उसे विमान से कूदने में मदद की, वीवर को उतरते ही तुरंत चिकित्सक सहायता मिली और वो युद्धबंदी बन गया। वो युद्ध से बच गया और 74 साल की उम्र तक जिया। अपनी अटल दृढ़ता से जॉन मॉर्गन को उनके कार्यों के लिए मेडल ऑफ ऑनर मिला। क्या आपने उस B-17 की पूंछ के बारे में